ये नहीं बताया था कि भाई कि आपका जो है हायर से लोअर एनर्जी जाएगा या लोअर से हायर एनर्जी जाएगा। इन सभी चीजों के बारे में उन्होंने जो है कुछ भी नहीं बताया था। फिर मैंने कहा था कि उन्होंने ये भी नहीं बताया था कि कौन सा रिएक्शन जो है फिजिबल होगा, कौन सा नहीं होगा। सिर्फ उन्होंने जो है चेंज के बारे में बताया था। ठीक है। सेकेंड, हमने कहा था कि कोई भी इंजन जो है उनके अनुसार से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार से 100% इफिशियंट था, लेकिन बट एक्चुअल में 100% जो है कोई भी इफिशियंट इंजन नहीं है। ये सारी बातें हमने बात की। सेकेंड लॉ बताता है कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और कौन सा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्योंकि सर स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? अगर मैं बताऊं स्पॉन्टेनियस का मतलब those reaction which are occur naturally या itself by little pushing। तो अगर कोई भी रिएक्शन नेचर के द्वारा होती है जिसको करने के लिए हमें कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लगता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कह देते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल से देता हूं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि झरने का जो पानी है, वाटरफॉल, उसका पानी कहां से कहां जाता है? ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे। क्या वहां पे कोई भी बाहर से फोर्स लगाना पड़ता है क्या? नो सर। नो नहीं। सर। अगर जो नेचर के द्वारा इटसेल्फ हो, उसको हम लोग क्या कह देंगे? स्पॉन्टेनियस कह देंगे। मैं पहले लिख देता हूं किस किस प्रकार से स्पॉन्टेनियस होता है। बाय इटसेल्फ हो जाए, ठीक है, या बाय लिटिल पुशिंग, या हम लोग क्या कह सकते हैं? अंडर कंडीशन। क्योंकि सर ये क्या है, आपको मैंने सबसे पहले बताया स्पॉन्टेनियस, मैं लिख भी देता हूं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर दोज प्रोसेस spontaneous process are those process which are occur naturally or without any external force। हम उसे कहेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिसको करने के लिए ना हमें किसी भी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कहोगे सर बाय इटसेल्फ मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों ने नमक और पानी को मिलाया, वो खुद ही घुल जाता है। आप अगर जो देखना इंक में पानी डाल दो तो क्या उसको घोलना पड़ता है क्या? नो सर। यस क्योंकि थोड़ा देर हो सकता है कि समय ज्यादा लगे, लेकिन वो ऑटोमेटिकली खुद ही घुल जाएगा। या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि झरने का पानी जो है, झरने करो, वेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लेक, रिवर एंड जो है ओशन, जो भी आपको कहना है, झरने का पानी, ओ सॉरी झरने करो, अगर आपने देखा होगा कि झरना जो है वो गिरता है, ऑटोमेटिकली गिरता है लेक से, पाउंड से, या फिर रिवर से या ओशियन से। इनका जो वेपोरेशन होता है वो ऑटोमेटिकली होता है, उसमें आपको किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगाना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं जो इटसेल्फ होता है, यानी कि नेचुरली होता है और उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। कहोगे सर लिटिल पुश का मतलब क्या होता है? जिसमें थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे आपने वुड को जलाया, वुड क्या ऐसे शुरू में जल जाता है क्या? नो सर। आप उसको क्या करते हो? थोड़ा सा उसको पहले हीट देते हो, एक बार दे दिया, क्या बार बार हीट देना पड़ता है क्या? नो सर। तो वो क्या हो गया, इस टाइप के जो रिएक्शन हो जाते हैं इसको हम लोग क्या कह देते हैं? लिटिल पुश। ठीक है, यहां से मैं लिख देता हूं, कार्बन जो है सॉलिड है
और यहाँ पे CO2 का बन गया। या इसको एक और तरीके से कह सकते हैं कि जैसे वाटर का जो फॉर्मेशन होता है वो H2O2 से होता है, तो H2O2 तो नेचर में भी है, तो वाटर बना देना चाहिए, लेकिन नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उसको होने के लिए आप स्पार्क कराओगे तो लिटिल पुश हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा। यानी कि वो थोड़ा सा आप बाहर से एक्सटर्नल फोर्स दे दीजिए, फिर वो रिएक्शन जो है ऑटोमेटिकली होने लगेगा। अंडर सम कंडीशन, अंडर सम कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि अगर उस कंडीशन से आप उसको हटा देते हैं तो वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। जैसे अगर मैं कहूं कि वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट होगा 0 डिग्री टेम्परेचर, अगर आपने 0 डिग्री टेम्परेचर कर दिया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, अगर जो नहीं किया तो यानी कि क्या होगा, वो नहीं होगा। तो अंडर सम कंडीशन, ये जो है बेसिकली इन 3 टाइप से जो है आपका कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो सकता है। कहोगे नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस वो प्रोसेस होते हैं जो नेचुरली नहीं होते और जिसके अंदर लगातार फोर्स या जो है एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ता है ताकि कि वो रिएक्शन हो सके या वो स्पॉन्टेनियस हो सके। आप जैसे ही बंद कर दोगे तो वो क्या हो जाता है, स्पॉन्टेनियस, यानी कि जो है रिएक्शन नहीं होगा या जो प्रोसेस आप करा रहे हो वो नहीं होगा। इसी चीज को हम लोग क्या कह देते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कह देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, अब मान लो कि आपके घर के ऊपर टंकी में पानी चढ़ाना है, अब बकेट बकेट लेके तो चढ़ाओगे नहीं। और वैसे भी आजकल के जो जनरेशन है, पहले के जनरेशन तो चलो मान भी लेते हैं 4 बकेट भर दे, आज तो बकेट दोगे तो बकेट ऊपर से गिरा देगा पानी सहित, कहेगा मम्मी बकेट टूट गया। तो इसलिए वो प्रोसेस कैसा हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। आपको जीता जागता एग्जाम्पल देता हूं। आप सभी को पढ़ने कहा जाए तो आप लोग ऑटोमेटिकली पढ़ने बैठते हो या आपको बाहर से एक्सटर्नल फोर्स दिया जाता है? ऑटोमेटिकली। जनरली जो बच्चे हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, उनको घर से प्रेशर होता है या उसके टीचर फोर्स करते हैं कि तू पढ़ेगा नहीं तो फेल कर दूंगा, ये वगैरह वगैरह। कोई भी बच्चा खुद ऑटोमेटिक किताब लेके नहीं बैठ जाएगा, 4-4 5-5 बजे तक नहीं बैठता है। वो क्या होता है कि हाँ, कुछ होते, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सारे के सारे नहीं होते, कुछ होते। अगर जो 100 स्टूडेंट है तो उसमें से 5 स्टूडेंट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगे और बाकी 95 जो है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगे। टॉपर तो 5 ही होते हैं ना, तो इसीलिए जो हमने 5 लिया, जिसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड तो टॉपर हो गए, 2 को हम लोग एज ए कंसिडर कर लेते हैं। बाकी जो बच्चे खुचे हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि उसको धक्का मार के जो है पहुंचाया गया होगा कि भाई तू पढ़ ले। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं इसको स्कूल कैसे पहुंचाया जाता है, खुशी खुशी कोई जाता है क्या? अगर जो आपके घर में अगर जो आसपास देखे होंगे जो खास करके फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ते हैं, तो उसको मम्मी पापा डेली एकदम वो रोते हुए जाएगा, पूरे कॉलोनी को जगाते हुए जाता है कि भाई जो है जग जाओ जग जाओ। वो रो नहीं रहा है, वो जगा रहा है कॉलोनी को, बता रहा है कि देखो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो इस टाइप से चीजें जो होती है। खैर, ये मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, कौन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है वो इन 3 तरीके से हो सकता है, इट सेल्फ हो सकता है, बाय लिटिल पुश हो सकता है, या अंडर सम कंडीशन हो सकता है। कोई कहता है द प्रोसेस विच हैज नेचुरल टेंडेंसी टू अकर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन either of it on after proper initiation under the given set of condition। अगर आपने उसको थोड़ा सा इनिशिएशन कर दिया, जैसे मैंने कहा लकड़ी को जलाएंगे तो शुरू में नहीं जलता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे आप लोग बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो आपका टीचर क्या करता है, आपको एनर्जी देता है कि नहीं देता है? यस सर। हाँ, अब वो अलग बात है कि पहले जो है डंडे से देते थे, आजकल जो है डरा के देते हैं कि हम प्रैक्टिकल के नंबर काट लेंगे, लेकिन जो है देते थे पहले जो है। अब तो शायद गवर्नमेंट स्कूल में पिटाई का सिस्टम ही खत्म हो गया। पहले तो धुआ देते थे, जो आज से जो है 10 साल 15 साल पहले के जो टीचर थे वो लोग क्या करते थे, एकदम जो है वो ये नहीं देखते थे कि रूल है या नहीं है, उसमें रूल भी नहीं था, पकड़ के जो है धो देते थे। उसके बाद बच्चा जो है स्पॉन्टेनियस हो जाता था। सर का अगर जब देख ले तो यानी कि एकदम, जैसे कई बार जो है आप लोग पापा को देख के एकदम स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं, एकदम किताब क्या एकदम जो है उल्टा ही पढ़ रहे, लेकिन फटाफट से जो है पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही पापा गए नॉन स्पॉन्टेनियस, मम्मी को कहेगा रिमोट दो, टीवी चलाएंगे या जो है बाहर खेलने चले जाएंगे। खैर आजकल
कि बच्चे ज्यादातर बाहर खेलने नहीं जाते हैं, वो रिमोट मोबाइल में ही पड़े रहते हैं, लैपटॉप में। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक और बात, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। इसका मतलब क्या है कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगे ना, वो इरिवर्सिबल होंगे। इरिवर्सिबल का मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल से, ठीक है, जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगे इरिवर्सिबल होंगे। जैसे मैंने एक बच्चे को कहा कि आप एक काम कीजिए, चीनी और पानी को घोल लीजिए। उसने कहा बड़ा आसान सा काम दिया। मैंने कहा ठीक है। उसने जो है चीनी लिया और पानी लिया और इसके अंदर क्या कर दिया, घोल दिया। अब जैसे इसके अंदर घोला तो मैक्सिमम पार्ट खुल जाता है। अगर आप रखिएगा तो देखिएगा बहुत सारा पार्ट जो घुल जाता है। अब मैंने कहा कि उस चीनी को निकाल के दिखाओ, क्या निकाल पाएगा क्या? नो सर। नहीं निकाल पाएगा। इसीलिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। अगर आपने जो है कर दिया, वो वापस से जो है आप नहीं कर सकते। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए कि आपको मैंने कहा कि भाई समुद्र का पानी जो है ना सूख रहा है। समुद्र का, तालाब का, गर्मी के समय जो तालाब ले लेते हैं या रिवर ले लेते हैं। समुद्र, तालाब और जो है जो रिवर का पानी सूख रहा है। मैंने कहा कि भाई यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है, यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है। मैंने कहा यार इसको रोक दो, यानी कि जो आपका वेपर बना था, क्या वापस से हम इसको उसी समय बना सकते हैं क्या? नो सर। नो सर। तो इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। द प्रोसेस, द नेचुरल प्रोसेस टेक प्लेस देयर ऑन इन वन डायरेक्शनल ओनली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक होगा। झरने का पानी जो है वो नीचे गिरता है तो नीचे गिरेगा। कोई कह देगा सर हम तो ऊपर उड़ा देंगे, तो अलग बात है, मोटर लगा के और कुछ लगा के, लेकिन वो स्पॉन्टेनियस नहीं हुआ। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो नेचुरली खुद होते हैं और वो एक डायरेक्शन में चलते हैं और वो इरिवर्सिबल होते हैं। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कह देते हैं। ओके, बोलिए क्लियर है इतनी सी बात? यस सर। यस सर। अब हम बात करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की। द प्रोसेस विच डज नॉट अकर इट्स ऑन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। मैंने बताया था कि वो प्रोसेस जो ना होता नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे कई बार हम लोग गलती करते हैं, जब छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा जो है एनर्जी देते थे इन द फॉर्म ऑफ जो है हैंड का जो सेक लगा दो, या फिर जो है स्टिक के जो है, कहते हैं ना चाबुक के डर से बंदर भी जो है, सर्कस में जो है शेर भी जो है वो करने लग जाता है। तो उसी तरीके से, तो उस समय जैसे ही, अगर आप लोगों ने भी कभी बार जो है नोटिस किया होगा कि आपको मम्मी कह रही होगी कि पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, एकदम बड़े प्यार से, कहाँ मम्मी की बात मानना है। फिर उधर से पापा का टाइम आने का शुरू है, जैसे मान लेते पापा 6 बजे ड्यूटी से आते हैं, बेटा एकदम 5:45 से एकदम ऐसा नहा धो के एकदम बैठ गया, आलती पालती किताब खोल के, लग रहा है कि सबसे बड़ा विद्वान जो है वही है। तो वहां पे क्या हुआ कि आप खुद नहीं हो रहे थे, बाहर से एक्सटर्नल लगा, पापा का डर वाला जो है फोर्स लगा, जिस कारण से ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गया। यानी कि सिंपल सा कह सकते हैं कि जो ऐसे प्रोसेस जो खुद नहीं होते हैं, हमको बाहर से कराना पड़ता है। ठीक है, अब कहोगे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि पानी का जो है ऊपर चढ़ना, तो हम लोग मोटर ऑन करते हैं, ठीक है। अगर जैसे ही मोटर ऑन करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है कि वो जो है एक बाहर से फोर्स लगा, और जब तक फोर्स लगेगा तब तक जो है आपकी टंकी भरेगी, तब तक वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। जैसे ही आपने प्लग का स्विच बंद कर दिया, वो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। दूसरा एग्जांपल देता हूं कि जहां पे आप लोगों के घर में फ्रीज होगा, यस सर। यस। उसमें कभी कोई चीज ठंडा किए हैं? यस सर। बोलोगे सर गर्मी में तो हम लोग चिल्ड वाटर पीते हैं, बर्फ पीते हैं, बर्फ खाते हैं, खैर वगैरह वगैरह जो भी आप लोगों ने जो है किया होगा। बाहर में, मैं गर्मी की बात कर रहा हूँ, ठंडी की नहीं, सिचुएशन जो है चेंज है। मान लीजिए अभी ठंडी नहीं गर्मी है, ओके। अब हमने क्या करा कि
बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है। आपको पता है कि हीट फ्लो कहां से होता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर, यानी कि बाहर से फ्रिज के अंदर जाना चाहिए था, लेकिन फ्रिज का टेम्परेचर कम होता है, वो क्या करता है, अंदर की गर्म हवा को बाहर निकालता है या अंदर की हीट को बाहर निकालता है। तो जिस कारण से क्या हो जाता है, आपका फ्रिज ठंडा हो जाता है। ये कब तक काम करेगा, तब तक काम करेगा जब तक उसको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। अगर जो एनर्जी देना बंद कर देंगे तो क्या ये काम होगा क्या, नो सर। No. No, sir. इसीलिए ये प्रोसेस क्या हो जाते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं। ओके, द प्रोसेस विच डज नॉट अकर ऑन इट्स, यानी कि वो ऐसे प्रोसेस होते हैं जो अपने आप से नहीं होना चाहते हैं, particular direction, that is process does not have natural tendency to occur in particular direction, either of it on or after initiation is called non spontaneous। आप इसको इनिशिएशन भी कर दोगे ना तो भी नहीं होगा। अब मान लेते हैं कि सपोज करो कि हमने थोड़ा सा जो है बटन दबा दिया, अगर ऐसा होता कि जो है बटन दबाए उसके बाद बंद कर देने के बाद जो है रिएक्शन होने लग जाता, पानी टंकी में चढ़ने लग जाता, तो आज एनर्जी की इतनी रिक्वायरमेंट क्या होती। टीवी को थोड़ा देर चलाते, कहते भाई तू ऑटोमेटिक चलते रहे, फ्रिज को थोड़ा देर चला देते, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो सारे को हम थोड़ा देर चलाते, उसके बाद कहते भाई कि जो है थोड़ा इनिशिएशन देने के बाद हो जाए। लेकिन नहीं, ऐसा होता है क्या, नहीं, उसको कंटिन्यूअसली एनर्जी देना पड़ता है। ओके, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में बी made occur when the energy from the some external source supplied continues throughout the process। वही मैंने कहा कि इसको ना जब तक आप एनर्जी दोगे, जब तक आपके पापा आपके साथ बैठे हैं तब तक तो आप एकदम जो है बड़ा धनाधन जो है पढ़ते चले जाओगे, लगेगा एक ही दिन में पूरी किताब खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही पापा गए उसके बाद तो अगर पापा सपोज करो कि कहीं बाहर चले गए टूर पे किसी बिजनेस वर्क से, तब तो आप लोगों को 7 दिन तक जो है किताब भी नहीं पता लगेगा कि कौन सी मेरी क्लास की किताब है या कि मेरे भाई की है या मेरी दीदी का है, तो भी वो भी नहीं पता लगता है, बैग बंद तमाशा बंद। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से जो होते रहता है। ओके, अब मेरे ख्याल से जो है समझ में आ गया। जैसे इन्होंने दिया है फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, जो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो वाटर का फ्लो होता है वो कहां से कहां होता है, हाई लेवल टू लो लेवल, यानी कि डैम में हम लोग क्या करते हैं, पानी ज्यादा स्टोर करते हैं फिर उसके बाद फ्लो करते हैं ताकि कि वो जो है क्या हो सके, यानी कि फ्लो हो सके। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी टेम्परेचर का जाना, फ्लो चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाना, फ्लो फ्रॉम गैस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये सारे के सारे क्या है, आपके स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और इनको आपको इनिशिएशन की जरूरत नहीं है, दैट नीड नो इनिशिएशन। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये भी नीचे वाले भी है। मेल्टिंग एट 25 डिग्री सेल्सियस, इवेपोरेशन ऑफ वाटर 25 डिग्री सेल्सियस, डिसॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर, यानी कि जो है वाटर को साल्ट को घोलना। तो ये सारे जो है अलग अलग है, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ये सारे के सारे क्या है, आपके स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये क्या हो गया, ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दैट नीड इनिशिएशन, यानी कि कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसको आपको क्या होगा कि थोड़ा सा आपको जलाना पड़ेगा। जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल, कोल आप जला लीजिए, मीथेन जला लीजिए, पेट्रोल जला लीजिए, थोड़ा सा इनिशिएशन कीजिए फिर वो जो है कंटिन्यूअसली होते रहता है। क्राइटेरिया फॉर प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस, क्या कहते हैं, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए स्पॉन्टेनियस का, टेंडेंसी टू अटेन मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, जिसको आपको मैंने बताया कई बार कि अगर किसी सब्सटेंस की एनर्जी कम होगी, अगर मैं एनर्जी को कम करूंगा तो बताइए स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। वेरी गुड, मैं यहां लिख भी देता हूं पूरा। एनर्जी को मैंने क्या करा, डिक्रीज कर दिया, तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी भी सब्सटेंस की हम लोगों को अगर स्पॉन्टेनियस बनाना है तो प्रयास करना कि उसका जो है एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो सके।
टेंडेंसी टू अटेम्प्ट मैक्सिमम रैंडमनेस। कहोगे सर ये रैंडमनेस और इंट्रोपी क्या है? हम पूरी एक क्लास में जो है इंट्रोपी की ही बात करेंगे। अभी मैं बता देता हूँ छोटा सा आपको एक एग्जांपल। रैंडमनेस का मतलब क्या होता है? रैंडमनेस का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस। कहोगे सर डिसऑर्डरनेस का मतलब क्या होता है? मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। इंट्रोपी आगे भी यही एग्जांपल लूंगा। मान लीजिए कि आप लोगों को स्कूल में फील्ड होगा, सभी के स्कूल में फील्ड है? यस सर। ओके, किन्हीं का ऐसा स्कूल है जिनके में फील्ड नहीं है? अरे ये क्या हो गया? ये फील्ड जो है हरा हो गया, बरसात का सीजन है ना, बरसात के बाद इसीलिए। कहोगे सर स्काई कलर। ओके, ये मान लीजिए फील्ड है। अब जब आपकी असेंबली होती है, असेंबली मतलब होता है जब आप लोग स्कूल जाते होंगे तो उस समय जो है प्रेयर होती होगी, ठीक Yes, है? sir. तो सारे लोग कैसे होते हैं? रैंडमनेस, बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक मैनर में होते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हाँ, वो किसके कारण से होता है? आप में बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है। वो कौन सा फोर्स होता है? आपका प्रिंसिपल होगा, टीचर होगा, या जो भी हो। इसी कारण से आप जो है इस प्रकार से हो। मान लीजिए सारे चले गए, सारे चले जाने के बाद ये भी बिगड़ जाता है, ये भी डिग्री ऑफ रैंडमनेस जो है बढ़ जाता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, कोई यहां होगा, कोई यहां होगा, कोई यहां होगा, पता नहीं किस किस डायरेक्शन में होगा। तो जिस कारण से वो ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है कि अगर जो सारे बच्चे फील्ड पे खेल रहे होंगे तो अगर जो मुझे किसी को खोजना होगा तो मुझे खोजने में भी आधा घंटा लग जाता है। कभी आप लोगों ने ऐसा सीन नहीं देखा होगा? मैंने Yes, देखा sir. है। हाँ, जब मैं जब छोटा था तो मेरे घर के पास एक हॉस्टल था, तो वहां पे अगर जब किसी के गार्जियन आ जाते थे, उसके गार्जियन जो है ना ऑफिस में 1 घंटा बैठते थे, जब खास करके शाम के समय इवनिंग में जो है फील्ड पे जाते थे खेलने के लिए। ओके, तो उस समय क्या होता था कि बहुत सारे अब बच्चे को क्या पता वो कहाँ पे है, अब उसको कौन ढूंढेगा? सब कोई अपने अपने, तो उसकी डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ जाती है। जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ेगी उसकी स्पॉन्टिनिटी की चार्ज है उतने है। ऐसे समझो कि अगर मैं कहूं लाइन में खड़े होने के लिए कोई खड़ा होना चाहेगा क्या? नो सर। नहीं। लेकिन मैं इसको कहूंगा जाओ तुम खोलो, तुम अब से आजाद हो, तुम आजाद पंछी हो, उड़ो फील्ड में परिंदे की तरह। तब देखो उसकी उड़ान, कभी यहाँ कभी वहां, तब तो एकदम जो है ऐसे। अब वो हर एक पॉइंट पे अलग अलग जगह होगा, यानी कि उसकी रैंडमनेस क्या हो गई, बढ़ गई। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, जो है रैंडमनेस कह देते हैं। और आगे चल के इसको हम इंट्रोपी भी कहेंगे। बेसिकली अब हमारे सामने आएगा कि हम कैसे पहचाने कि कौन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, कौन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है। अब यहां से तो देख के नहीं कह सकते कि कौन सा रिएक्शन नेचुरल हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर जो हम ये नहीं कह सकते ना कि किसकी डिग्री ऑफ, हम रिएक्शन के अंदर तो जाके नहीं देखेंगे ना कि भाई तेरी डिग्री ऑफ रैंडमनेस कितनी है, तेरी एनर्जी कितनी है, ये तो नहीं देख सकते। तो इसको निकालने के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होना चाहिए या मैथमेटिकल कोई कैलकुलेशन होनी चाहिए जिससे हम लोग पता कर सके कि कौन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और कौन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो सेकेंड लॉ ने कहा कि भाई किसी की भी स्पॉन्टेनिटी पहचाननी हो तो आप इंथैल्पी देखिए, अगर उसकी इंथैल्पी निगेटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं कि एक ही बार दिया था, पहले इंथैल्पी दिया था, जो उसकी कमी थी फिर उसको इंट्रोपी ने सुधारा, फिर उसकी इंट्रोपी में जो कमी थी उसको जो है गिफ्ट फ्री एनर्जी दिया। और अभी हम लोग जो है इसी का यूज करते हैं किसी भी कंपाउंड को पहचानने के लिए कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और कौन सा रिएक्शन जो है नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो कहोगे क्या सर ये इंथैल्पी ऑफ चेंज डेल्टा एच जो है नेगेटिव ये नहीं बताता है? ये सम रिएक्शन का बताता है, सम रिएक्शन का जो है नहीं बता पाता। इसीलिए हम लोग जो है इसमें जो कमी थी उसको एंट्रोपी ने सुधारा और इन दोनों की जो कमी थी वो गिफ्ट फ्री एनर्जी ने संभाला। फिलहाल आपको इतना से याद रखना है कि इंथैल्पी और एंट्रोपी, इंथैल्पी जो होता है नेगेटिव होता है एंड एंट्रोपी जो होता है वो पॉजिटिव होता है। एंड गिव्स एनर्जी की जो वैल्यू है इसको हम लोग डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डेल्टा जी की वैल्यू अगर जो नेगेटिव आ गई तो हम लोग कह देंगे कि वो रिएक्शन कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। अगर जो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो हम लोग कहेंगे कि वो रिएक्शन कैसा है, स्पॉन्टेनियस है।
अगर जो डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव आ गए तो हम कहेंगे वो कैसा है, आपका जो है स्पॉन्टेनियस है। बोलिए, यहां तक आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं एंथैल्पी की, डेल्टा एच की। एक बार फिर से बताएंगे थोड़ी बहुत चीजें। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा यू प्लस NG हाँ, डेल्टा एक वो भी NG फॉर्मूला था, लेकिन हम लोग यहाँ पे डब्ल्यू लिख देते हैं, डेल्टा डब्ल्यू। इसके आप चाहो तो डेल्टा NGRT भी यूज कर सकते हो। ओके, ये फॉर्मूला बताया। मैंने कहा था कि एंथैल्पी जो होता है वो इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के जो है कॉम्बिनेशन को हम एंथैल्पी कह देते हैं। ओके, मैंने कहा कि अगर मुझे कोई रिएक्शन पहचानना हो कि स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, यानी कि उसमें बाहर से फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो हमने कहा कि भाई हम चेक करेंगे कि डेल्टा एच उसकी क्या है, नेगेटिव है या नहीं है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव आ गया तो हम लोग क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव आ गया तो कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। वेरी गुड। ओके, तो हमने लोगों ने क्या कहा कि इस तरह से हमने जो है देखा कि कौन सा रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है। प्रयास करना कि उसकी एनर्जी को कम करो, टेंडेंसी टू लोअर इट्स एनर्जी, तभी एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज होगा तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा। सिंपल सा शब्दों में कहूं, अगर सिस्टम की एनर्जी को डिक्रीज करते हैं तो वो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। अगर मैं किसी सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीज कर देता हूं तो बताइए वो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे एक पॉइंट और भी लिख देता हूं, एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज then this reaction is non-spontaneous. Okay. यहां से हमने ये पता कर लिया कि डेल्टा एच देखेंगे, डेल्टा एच के देखने से हमें पता लग जाएगा कि कौन सा रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है, कौन सा नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए, H2 को हमने O2 के साथ रिएक्शन कराया और यहाँ पे H2O गैस बन गया। ठीक है, या लिक्विड भी हम बना सकते थे। और इस दौरान जो है बेसिकली डेल्टा एच को हम हीट भी कहते हैं, -280 किलो जूल जो है पर मोल एनर्जी रिलीज हुआ। एनर्जी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज हुआ। माइनस का मतलब क्या हुआ, रिलीज हुआ। हीट को हमने आपको कहा था कि अगर कोई आपको देता है तो आप पैसे के समान मानना, देता है तो पॉजिटिव, आप देते हैं तो नेगेटिव। यानी कि ये डेल्टा एच जो होता है वो एक तरह से क्या होता है, हीट के फॉर्म में हम यूज करते हैं। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या हो जाता है, एनर्जी रिलीज होगी। अगर एनर्जी रिलीज होगी तो मुझे बताइए ये जो है सिस्टम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, स्टेबल। स्टेबल। तो वैसे भी सोच सकते थे कि वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है तभी फॉर्म हो रहा होगा जब वो क्या बन रहा होगा, स्टेबल हो रहा होगा। इसी कारण से हमने क्या कहा कि ये जो रिएक्शन है कैसा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ये रिएक्शन कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस। अब मैं कहूं कि मुझे बताइए ये वाला कैसा रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस। यहाँ भी अगर एनर्जी +400 होता तो क्या होता, नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, वेरी गुड। यहां से हमने सीखा कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होगी तो रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। वेरी गुड। अगर जो एनर्जी लो हो रही होगी तो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। एनर्जी लो हो रही है, डिक्रीज हो रही है, स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दो बातें पढ़ी कि अगर मुझे स्पॉन्टेनियस पहचानना है कि कौन सा रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है और कौन सा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो हम दो चीजें अभी तलक के अनुसार से देखेंगे। ठीक है, अगर किसी रिएक्शन में
डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव आ गई तो हम सीधे सीधे कह देंगे स्पॉन्टेनियस है। या फिर हमने कहा कि भाई एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, मैंने यहाँ साइन यूज कर लिया है, लेकिन वो कहेगा कि रिलीज कर रहा है 280 किलो जूल या 400 किलो जूल, तो आप समझना कि एनर्जी उसकी कम हो रही है। अगर उसकी एनर्जी कम हो रही है तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ओके, अब देखो दिक्कत क्या हुई इस लॉ में, यहां तक तो बिल्कुल सही था। ये सारे के सारे प्रोसेस कैसे हैं? एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? Endothermic. एक्सोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है ना। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? एनर्जी एनर्जी रिलीज होता है फ्रॉम द सिस्टम में, लिख देता हूं यहां से। वैसे तो एनर्जी रिलीज होता है एक्सोथर्मिक का मतलब, मैंने याद भी करूं, याद बताया था एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, याद आ रहा है? मैंने कहा था एग्जॉस्टर से याद रखना, घर की गर्म हवा को बाहर निकालते हैं तो उसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। और यहां से एक्सॉस्ट से एक और बताया था कि एग्जिस्ट से भी याद रखना कि अंदर की गर्म हवा को बाहर निकालना। एनर्जी रिलीज फ्रॉम द सिस्टम। क्या यहां सभी में एनर्जी रिलीज हो रहा है क्या? बिल्कुल। तो अगर ये रिलीज हो रहा है तो ये कैसा हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। बट हुआ यूं कि बहुत सारे एंडोथर्मिक भी, जिसके अंदर आपको एनर्जी देनी पड़ रही थी, जैसे आइस जो होता है, आइस को आपको वाटर में कन्वर्ट करना है तो क्या आप उसको हीट देते हैं? Yes, sir. अगर आप हीट देते हैं तो ये रिएक्शन कैसा हो गया? एंडोथर्मिक। ठीक है, ये कैसा है? एंडोथर्मिक है। और यहां पे एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव। ओके, अगर ये डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, और ये नेचर में ऑटोमेटिक होता है या नहीं होता है? होता है। तो जिस कारण से बहुत सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन भी क्या कर रहे थे? आपका जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो कर रहे थे, जिस कारण से इसके अंदर जो है हम नहीं बता पा रहे थे कि कौन सा रिएक्शन आपके अनुसार से एक्सोथर्मिक शो करेगा। अब एक करता तुम बता देते, लेकिन बहुत सारे जगह पे एंडोथर्मिक भी क्या कर रहा था? आपका जो है स्पॉन्टेनियस यानी कि रिएक्शन शो कर रहा था। दूसरा, यहाँ पे HgO को तोड़ने के लिए आपने क्या करा? एनर्जी दिया। अगर एनर्जी दे रहे हैं तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू यानी कि रिएक्शन कैसा हो गया? एंडोथर्मिक। ओके, अगर ये एंडोथर्मिक है तो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया। अगर हम किसी को एनर्जी देते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, और लेकिन यहाँ पे ये क्या होता है? नेचर में ऑटोमेटिक होता है, जिस कारण से ये भी रिएक्शन कैसा हो गया? स्पॉन्टेनियस हो गया। तो इस प्रकार से इसके अंदर क्या होगी? कमी आ गई। ये एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा था कि कौन सा रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होगा और कौन सा रिएक्शन जो है नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। एक्चुअली इंथैल्पी के अनुसार से उन्होंने कहा था जिसकी एनर्जी कम होगी वो स्पॉन्टेनियस होगा, या जिसकी डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होगी वो स्पॉन्टेनियस होगा। बट देखा गया बहुत सारे कंपाउंड या बहुत सारे रिएक्शन वो एनर्जी लेके, यानी कि वो क्या कर रहे थे? एनर्जी इंक्रीज होने पर भी वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो कर रहे थे, जिस कारण से ये वाला जो है थ्योरी क्या हो गया? आपका गलत हो गया। अब इसी चीज को हमें फर्दर आगे क्या करना पड़ेगा? सुधारना पड़ेगा। तो इसी चीज को सुधारने के लिए हमारे पास दूसरा लॉ आएगा, उसको हम लोग कहेंगे एंट्रोपी। फिलहाल हम जो है सेकंड बात करते हैं। हम चाहते हैं कि उसकी रैंडमनेस जो है ना, डिसऑर्डरनेस जो है बढ़ जाए, यानी कि सिस्टम ऑर्डर में है तो उसको हम लोग चाहेंगे कि डिसऑर्डर हो जाए, ताकि कि वो रिएक्शन क्या हो सके। अगर मैं आपसे पूछूं कि डेल्टा एच स्पॉन्टेनियस कब होगा, मैं 3 कंडीशन दे रहा हूं, आप बताना अगर ये तीनों सही हो तो। पहला, डेल्टा एच निगेटिव हो, डेल्टा एच पॉजिटिव हो, या डेल्टा एच की वैल्यू जो है इंथैल्पी की वैल्यू लो हो।
या चौथा वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो। बताइए कौन कौन सा सही है? सारे। सारे सही है। अगर ये चारों की चारों कंडीशन दिख जाते हैं तो आप कह देना कि ये जो रिएक्शन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन जनरल, हाँ फिर से ध्यान से एक और बात, जनरली आपसे जो पूछा जाता है ना वो डेल्टा एच नेगेटिव होगा तभी आपका स्पॉन्टेनियस करेगा। ये जो डेल्टा एच पॉजिटिव वाला है ना सिर्फ फ्यू केसेस है, ज्यादा नहीं है, इसीलिए हम इसको अभी हटा दे रहे हैं। ध्यान से रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर जो डेल्टा एच की अगर जो ऑप्शन दिया रहे कि कौन सा स्पॉन्टेनियस है, तो आप डेल्टा एच अगर जो नेगेटिव दिया रहेगा तो आप उसको समझ जाना डेल्टा एच क्या है, मतलब रिएक्शन कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। क्योंकि डेल्टा एच जो है ना सभी के सभी नहीं, मैक्सिमम जगह में डेल्टा एच ही नेगेटिव वाला जो है एप्लीकेबल होता है। फ्यू जगह में, तो फ्यू जगह के लिए पूरा कुछ चेंज नहीं करेंगे, इसलिए डेल्टा एच क्या होना चाहिए, जो है नेगेटिव होना चाहिए, या उसकी डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ जानी चाहिए। डिग्री ऑफ रैंडमनेस का मतलब होता है जैसे कि कोई भी काम को ऑर्गेनाइज्ड वे में करने के सिर्फ एक तरीके होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको नीट क्वालिफाई करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, वो कौन सा? आप रेगुलर पढ़ें। लेकिन फेल होने के हजार तरीके हैं। कोई कहेगा मैं बर्थडे में जाऊंगा, कोई कहेगा कि मैं जो है यहाँ जाऊंगा, कोई कहेगा कि मुंबई, दिल्ली, बम्बई, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा, कोई कहेगा मैं तो दिन भर क्रिकेट खेलूंगा, कोई कबड्डी खेलेगा। यानी कि हजार तरीके हैं डिसऑर्गेनाइज होने के। ऑर्गेनाइज होने के सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता है। आपको अगर जो नीट क्रैक करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सहारा है, ऑर्गेनाइज वे में। डेली सुबह स्कूल जाइए, स्कूल के आने के बाद जो है अपना होमवर्क कीजिए, अवंती की क्लास का जो है क्वेश्चन सॉल्व कीजिए प्रीवियस ईयर का, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं कहूं कि मैं गया एकदम मस्त स्कूल में, एकदम स्कूल में जो बैक बेंच पे बैठ गया, अरे पढ़ो तुम जो पढ़ाना पढ़ाओ, हम तो अपनी दुनिया में मस्त। कई बार खोए रहते हैं, ठीक है, पता नहीं कहाँ कहाँ खो जाते हैं। सोचते हैं कि सपने में, पता नहीं सपने में हम लोग क्या क्या देख लेते हैं। सपने में तो देखो किसी चीज को, अगर जैसे आप लोग सोचते होंगे क्या है नीट, बस 10 दिन पढ़ेंगे तो एकदम यही यही पढ़ना है, 10 यूनिट है और हर दिन 2-2 यूनिट पढ़े, 20 यूनिट, और 20 यूनिट से अगर 4 क्वेश्चन आ गए हर एक यूनिट से, और हर एक यूनिट से जो हमने पढ़ लिया तो देखो कितना आ गया, 300 प्लस आ गया। 300 प्लस 20 दिन में आ गया, 20 दिन और पढ़ेंगे, 300-600 नंबर हो गए, एकदम जो है एमबीबीएस में पहुंच गए। दिल्ली में बैठ के जो है हम लोगों ने जो है पर्टिकुलर जो आपका एम होगा कि जैसे किसी का एमबीबीएस है, किसी का कार्डियोलॉजिस्ट है, या जो भी हो, एकदम मस्त देखो 2 मिनट में पहुंच गए। लेकिन रियल में उसको पहुंचने में 2 साल लगते हैं। ऐसे 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे। अगर आप सपना देखते होंगे, क्या लगता है कि आप लोगों को नहीं लगता है? तो वहां पे क्या हो जाता है कि फटाफट से हम लोग जो सपना देखते हैं। लेकिन वही मैंने कहा कि किसी भी चीज को करने का ऑर्गेनाइज वे सिर्फ एक होता है। कहोगे सर हमें फील नहीं है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा कि ये 3 क्वाइन है, 1-1 रुपये का है। इस सोने और चांदी का नहीं है, ये जो आप लोग यूज करते उसी का है। ये 1 रुपीज है, ये भी 1 रुपीज है। यहाँ मैं हेड और टेल लिख देता हूं, हेड, टेल, हेड। मैंने कहा कि मैंने ना इन तीनों को फेंका, जैसे मैथ में पढ़ते हैं ना, हमने इन तीनों को फेंका और फेंकने के बाद कहा कि भाई कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एच एच तीनों में आ जाए, तो कहोगे सिर्फ और सिर्फ एक। बाकी रेस्ट जो होंगी वो हेड टेल और जो भी आ जाए रैंडम जो है आप बना सकते हो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। तो उसी तरीके से किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज्ड वे में करने का सिर्फ एक तरीका होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड में करने के 1000 तरीके होते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे क्यों मैं इतना ज्यादा फोकस किया, ताकि कि आपको समझ में आ जाए। ओके, अब हम बात करते एंट्रोपी। अगर आपसे मैं पूछूं कि मुझे बताओ कि डेल्टा एच नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसा होगा? अच्छा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है कि रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? इसी के बारे में बताता है, हाँ, कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, कौन सा रिएक्शन जो है नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। उसमें से पहला तरीका था एंथैल्पी का यूज करके हमें बताना। अगर जो एंथैल्पी उसकी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी
या उसकी एनर्जी कम होगी या उसकी डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि निगेटिव, और वो रिएक्शन हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। बट उसमें कंडीशन थी कि बहुत सारे ऐसे भी रिएक्शन थे जो आपको जो है फुलफिल नहीं कर रहे थे। ओके, मेरे ख्याल से अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एंट्रोपी की, यानी कि एस की। एंट्रोपी को हम लोग जो है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एंट्रोपी का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं एंट्रोपी का मतलब लिखूं तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, यानी कि किसी भी कंपाउंड का जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा, ठीक है, जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगा वो उसकी एंट्रोपी, जस्ट 1 मिनट, जस्ट ठीक है। ओके, यहाँ पे याद देखिए, डिग्री ऑफ रैंडमनेस का मतलब क्या हो गया कि आप कितना ज्यादा उसको डिसऑर्डरनेस में ला सकते हैं। डिसऑर्डरनेस का मतलब क्या हो गया कि कोई भी कितने तरीके से आप लोग जो है क्या कर सकते हैं कि मतलब इधर उधर जो है फैला सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल फिर से वही वाला देता हूं कि आपको कोई भी काम करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या होना चाहिए कि जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, लेकिन डिसऑर्गेनाइज्ड करने में हजार तरीके हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक फील्ड है, ओके, लोग हैं, तो हम लोग जो क्या होते हैं ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। क्या कर रहे हैं, ओके, अब यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वे में है। अब जब ये ऑर्गेनाइज्ड वे में है, लेकिन जैसे ही हमने कहा कि भाई इसमें क्या हो जाएगा कि अगर जो सर लोग चले गए तो सारे के सारे इधर उधर चले जाएंगे, तो इसकी डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या हो गई, बढ़ गई। अगर इसकी डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ गई तो इसी को हम लोग कह देते हैं एंट्रोपी। अब मैंने कहा था कि डेल्टा एस की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो उसकी जो है ये रिएक्शन कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ओके, अगर मैंने कहा कि डेल्टा एस जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस आप वैसे भी समझ सकते हो कि ये वाला जो प्रोसेस है कैसा है, यानी कि नेचुरली हो रहा है, खुद ही हम लोग कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इधर उधर जो है मूव कर रहे हैं। अगर जो इधर उधर मूव कर रहे हैं, ये हमें कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं खुद ही अपने अंदर से जो है इधर उधर कर रहे हैं, और ये सेल्फ हो रहा है, इसीलिए ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं कि एंट्रोपी क्या है, किसी भी कंपाउंड की डिग्री ऑफ रैंडमनेस को हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रोपी। अगर डिग्री ऑफ रैंडमनेस जितना ज्यादा होगा, अगर जो डिग्री ऑफ रैंडमनेस जितना ज्यादा होगा उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, उतना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर उतना ज्यादा हो जाएगा तो आप क्या कह सकते हो कि उसकी स्पॉन्टेनिटी जो है उतनी ज्यादा हो जाएगी। वही कहता है द थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, the thermodynamics quantity which is used to measure the degree of randomness or disorderness of the system is called entropy. अगर जो किसी का भी अगर जो डिसऑर्डरनेस मेजर करते हैं तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी को हम लोग जो है एस से रिप्रेजेंट करते हैं, या बेसिकली डिग्री ऑफ रैंडमनेस और जो है डिसऑर्डर। मोर इज द डिसऑर्डरनेस, हायर इज द एंट्रोपी। ठीक है, ओके, सॉरी, मोर इज द डिसऑर्डरनेस, हायर इज द एंट्रोपी। जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगा
उतना ज्यादा जो है क्या हो जाएगा, आपकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। द रेशियो ऑफ हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इन आइसोथर्मल और रिवर्सिबल, कहता है कि जो हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम होगा इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल, इसके लिए हम अलग से एक जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग इसका फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। अभी हम सिर्फ आपको सिंपल बात समझा रहे हैं कि डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस, या फिर आप कह सकते हो कि रैंडमनेस को हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रोपी। आप ऐसे समझिए कि अगर जैसे मैं कहूं कि सबसे ज्यादा एंट्रोपी कहाँ होगी, एक मैंने कहा कि भाई इस मेले में, मुझे बताओ कि वहां पे डिग्री ऑफ रैंडमनेस ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे कोई कहाँ होगा पता नहीं, यानी कि उसकी जो डिग्री ऑफ रैंडमनेस है अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों की होगी, तो यानी कि जो है पूरे जो है मेले में क्या हो रहे होंगे, घूम रहे होंगे, तो वहां पे उसकी डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। अगर जो हाई होगा तो रिएक्शन खुद ही हो रहा होगा, क्योंकि अगर आप उसको बांध के रखोगे तो वो एक ही जगह रहेगा, लेकिन अगर उसको खुला छोड़ दोगे तो पूरे हर जगह पे क्या कर जाएगा, घूम जाएगा, और इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, यानी कि जो है एंट्रोपी कह देते हैं। कहते हैं रैंडमनेस इज इंक्रीज बाय सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। अगर ए से बी जा रहे हैं, रैंडमनेस इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर जो डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अगर डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, आपसे अगर जब बोर्ड में पूछा जाए व्हाट इज द एंट्रोपी, तो आप सिंपली लिखना कि द डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ एनी कंपाउंड इज नोन एज एंट्रोपी। जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा उसकी स्पॉन्टेनिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। अगर डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो भी हम लोग क्या कहेंगे, वो स्पॉन्टेनियस है। एस इट कैन नेवर मेजर बट वी कैन मेजर डेल्टा एस। मैंने कई बार कहा कि एस को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, लेकिन डेल्टा एस को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, यानी कि चेंज को हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे। इसी चीज को हम लोग क्या कर देते हैं, यानी कि जो है एंट्रोपी कह देते हैं। ओके, डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है क्यू रिवर्सिबल, यानी कि क्यू हम जो है कहते हैं रीहीट को, ठीक है, और टी जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है। अगर मुझे किसी भी सिस्टम का निकालना हो तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, वैसे तभी और आगे फॉर्मूले बताएंगे दो तीन, लेकिन फिलहाल हम जो है यहाँ पे ध्यान रखना कि डेल्टा एस इक्वल टू होता है एस फाइनल माइनस इनिशियल। दूसरा होता है डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाई टी। ये किस प्रोसेस के लिए होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है। अगर एस पैनल की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, और अगर ये डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ओके, अच्छा, एंट्रोपी जो होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है एंड स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन वो फंक्शन जो होते हैं जो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, उनको हम लोग क्या कह देते हैं, स्टेट फंक्शन कह देते हैं। ठीक है, ओके।